नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर से करेंगे, जहां नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में नाबार्ड ने 2023 से 24 में प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड की स्थापना के बाद नाबार्ड ने प्रदेश में 14,317 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में योगदान दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 11,900 से ज्यादा गांवों को नाबार्ड ने लाभान्वित किया है, जबकि 24 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में पानी पहुंचाने में वित्तीय मदद की है। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश के किसानों को नाबार्ड से ज्यादा फायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में जो लक्ष्य रखा गया है वह प्रदेश के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे प्रदेश का बजट 53,000 करोड़ है, वहीं नाबार्ड के माध्यम से 28,000 करोड़ से अधिक की ऋण की योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए चल रही हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सब में नाबार्ड का योगदान है और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उसमें नाबार्ड की मदद मील का पत्थर साबित होगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर मंडवा पार्टी के जरिए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसमें राज्य के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। हरीश रावत ने कहा कि 2012 में उन्होंने ये मुहिम छेड़ी थी, जिसका नतीजा रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के उत्पादों को अलग पहचान मिली। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की अब जरूरत है, जिससे इनके दाम बढ़ सके और राज्य के लोगों को आर्थिक मुनाफा मिल सके। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ने महंगाई बढ़ा मेरी पार्टी मंडवे की महंगाई जरूर बढ़ाएगी, उसको मैं चाहता हूँ बढ़े। बाकी और चीज़ें जो उत्तराखंडी प्रोडक्ट हैं उनकी महंगाई जरूर बढ़ेगी। यदि आप लोगों ने खाना शुरू किया, उसको जो है आगे बढ़ाना शुरू किया। आपके सामने जैविक गुड़ है, जैविक मक्खन है, यहाँ का जैविक घी है, अमरूद हैं, आपके पास कई तरीके की चीज़ें हैं जो आप सब इंजॉय करेंगे। और मैं चाहता हूँ ज़रा उनके फोटोशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा, किसके साथ से कौन आया है। अब आप मजाक देखिए, सुरेंद्र अग्रवाल जी को केवल आप पत्रकार के रूप में देखते हैं, इन्होंने जो पुनालू और गडीरी भेजी उसका आनंद आप गहत की दाल में देखेंगे कितनी स्वादिष्ट हो जा रही है उसके साथ। बेरोजगारी को कम करने और रोजगार बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में पैदल मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी राजनीतिक जमीन को पहचानने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपने संगठन के नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के राजनीतिक ड्रामे करते रहते हैं। देखिए, बहुत ऐतिहासिक फैसला माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं सभी प्रदेशवासियों की ओर से, और खासकर उन सुदूर क्षेत्रवासियों की ओर से, चाहे हमारे जौनसार के क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ों के सुदूर क्षेत्र हो, जहां पर राजस्व पुलिस के पास जिम्मा था। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते, त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकती जो संसाधन हमारे रेगुलर पुलिस के पास हैं। अभी एक हमारा चकरौता विधानसभा का एक उदाहरण है, 10 लाख के गहने चोरी हो गए और राजस्व पुलिस 3 दिन तक जो है संसाधनों के अभाव में ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही केस रेगुलर पुलिस को सुपुर्द हुआ, तुरंत कार्रवाई हुई और उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया। अतिशीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी होने वाली है। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के निर्देशन में नशे पर रोकथाम के लिए टीम का गठन किया गया है, जिसमें कुंडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर हॉस्पिटल के पास से 2 संदिग्ध लोगों को बाइक पर आते देखा। शक होने पर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से एक सफेद रंग का कट्टा भी बरामद किया। अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने कुंडा थाने में खुलासा करते हुए बताया
कि इस सफेद कट्टे में करीब 1494 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनको ये लोग ऊंचे दामों पर बेचने के लिए कहीं ले जा रहे थे। लगातार जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित एसओ साहब के नेतृत्व में जो एडीटीएफ की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यवसाय कर रहे हैं। इस सूचना पे इनके द्वारा एक बाइक रोकी गई थी जिसमें 2 लड़के सवार थे, जिसमें एक का नाम सुमित कुमार जो कि स्वार का रहने वाला है और एक असलम नाम का लड़का है। तो वही खबर अब कालाडूंगी से है, जहां तहसील परिसर में क्षेत्रवासियों ने उप जिलाधिकारी को हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने मांग की है कि हल्द्वानी बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें वहां रह रहे 4365 परिवारों को न्याय मिले और वहां रह रहे सभी लोगों का पुनर्वास कराने तक कोई कार्रवाई ना की जाए। लुंगी की क्षेत्रीय जनता द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन जो हल्द्वानी बनभूलपुरा की जो समस्या है, जो अतिक्रमण जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, उसके जो 1 हफ्ते में उन्हें जो बेघर करने का आदेश है और जो सर्दी है, इस सर्दी को देखते हुए हमारा जो आज राष्ट्रपति महामहिम को एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि इसमें हमारी जो सरकार उत्तराखंड सरकार है, इसने अपना पक्ष उत्तराखंड में नहीं रखा, जिसके कारण एक तरफा कार्रवाई हाईकोर्ट की जो ये 4500 परिवार है इनके खिलाफ की गई है। हमारी अपील है राष्ट्रपति महोदय से कि इस पे विचार करते हुए इनको पुनर्वास करें। एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया, जिसमें बनभूलपुरा हल्द्वानी के जो रेलवे की भूमि का प्रकरण चल रहा है, तो हम सभी लोगों की ये मांग है कि उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको पुनर्वास किए बिना जो है उनका जो अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ा जा रहा है कि नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। उसमें बहुत से वृद्ध, बीमार और बच्चे हैं, जो इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं और उन सरकार ने उनका ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया। नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डॉक्टर विनीता शाह ने अपनी प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने कहा कि मैंने विभिन्न पदों पर 31 साल तक सेवाएं दी हैं। अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टरों को उचित मानदेय के साथ आवास भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और जो पिछले समय कोविड को लेकर कमियां रह गई थी उनको पूरा कर लिया गया है। जो डॉक्टर्स, मैं ये कहूँ कि ये बहुत हमारी नौकरी एक अलग तरह की है और ये बहुत सेवा भाव की वो है और इसमें व्यवहार बहुत जरूरी होता है। तो मैं अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल से ये अपील करना चाहूँगी कि वो अपना व्यवहार अच्छा रखे, क्योंकि मरीज आधा तो व्यवहार से ही ठीक होता है। और हम लोग भविष्य में नए जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल आएंगे उनका इस पे ट्रेनिंग भी करना चाहेंगे और इसके संग संग हम बीच बीच में इन सर्विस भी जो डॉक्टर्स हैं उनका नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए फ्यूचर में हम ट्रेनिंग कराएंगे। मसूरी में देर शाम को माल रोड पर प्रतिबंधित समय में हूटर बजाकर चलाना वीआईपी को महंगा पड़ गया। बता दें कि वीआईपी अपनी 5 गाड़ी के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय में माल रोड ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल ने हूटर का इस्तेमाल न करने और गाड़ियों को धीमी गति से चलाने के लिए बोला। तभी वीआईपी के सुरक्षाकर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर उसको मारपीट कर बंदूक दिखाने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि पंकज अग्रवाल ने अपनी जान बचाने के लिए राजीव अग्रवाल की दुकान में शरण ली, जहां पर सुरक्षाकर्मियों ने उसको पीटा और उसको जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिस पर एकाएक मसूरी के लोग इकट्ठा हो गए और वीआईपी की गाड़ी को घेर लिया। जबकि जिस गाड़ी में वीआईपी था वो गाड़ी वहां से भागने में
कामयाब रही। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल दिग्वाल सिंह कोहली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, परंतु व्यापारियों का आक्रोश के आगे पुलिस की नहीं चली और व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने वीआईपी का नाम का खुलासा किए जाने और सभी सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं माल रोड को जाम भी कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ मसूरी नीरज सोमवार मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय व्यापारी वीआईपी और उसके सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर शाम तक माल रोड पर अड़े रहे। और खबर जसपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से नशेड़ी और आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर और क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में चोरी की योजना बना रहे 4 युवकों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे पहले भी चोरी करते थे और कई बार वे जेल भी जा चुके हैं। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर न्यायालय में कोर्ट में इनके आरोपियों की पेशी की है। हमारी पुलिस गश्त पे थी। गश्त मुखबिर सूचना मिली कि ठाकुरद्वारा से जो खेड़ा को रास्ता जाता है उस मार्ग पर एक बड़ी बिल्डिंग में चोरी की योजना बना रहे हैं। ये लोग एकत्र हैं, तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो पुलिस ने मौके पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से आला नकब और कुछ चाकू बरामद हुए हैं। इस पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त को रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। हाँ, इससे पूर्व भी ये कई बार जेल जा चुके हैं। ये आदतन अपराधी हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं। तो वही रुड़की की कोतवाली पुलिस ने वांछित इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यह अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को भी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले में एसएसपी हरिद्वार के निर्देशानुसार वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया, जिसके बाद रुड़की प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वही खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर की पुलिस ने 1 साल से जमीन धोखाधड़ी कर फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के मामले में महिला पर 15,000 का इनाम भी प्रेमनगर पुलिस की ओर से रखा गया था। धोखाधड़ी के मामले में ही आरोपी जेल में बंद अपने पति से मिलने आ रही थी। पूरे मामले में मुखबिर की सूचना पर प्रेमनगर पुलिस ने इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेमनगर पुलिस की प्रशंसा करते हुए 5,000 का इनाम भी पुलिस टीम को दिया है। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेमनगर पुलिस ने 1 साल से जमीन धोखाधड़ी कर फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस महिला आरोपी पर 15,000 का इनाम भी प्रेमनगर पुलिस ने रखा हुआ था, जिसे गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों आप देख सकते हैं, महिला आरोपी वही है जिस पर 15,000 रुपए का प्रेमनगर पुलिस ने इनाम रखा था और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला जमीन धोखाधड़ी के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रही थी। पूरे मामले में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेमनगर पुलिस की प्रशंसा करते हुए 5,000 का इनाम भी टीम को दिया है। साथ ही आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में ही आरोपी जेल में बंद अपने पति से मिलने आ रही थी, जिसकी सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। सर्वहारा नगर
काले की ढाल है यहाँ पर ऋषिकेश में, वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुई थी। उसमें 2 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मामला पंजीकृत करके जो है 24 घंटे के अंदर इस ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है मुजफ्फरनगर रामपुर तेरहा से आगे एक बागो वाला चौरा है, वहाँ से इसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें 3 जो इन्वॉल्व जो अक्यूज थे, राहुल कश्यप, नितिन सैनी और नितिन कश्यप, इनकी अरेस्टिंग हुई है। रामनगर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना के संबंध में कोतवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते उसने खुद को गोली मारी और खुदकुशी कर ली। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुरी बंदोबस्ती पीरू मदारा में कुलदीप नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 37 साल है, उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अवैध तमंचा 315 बोर से उसने फायर करके आत्महत्या की है और इस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कारण है? पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक समस्या है, टेंशन की वजह से उसने किया है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के निलंबित कुलपति रूप किशोर शास्त्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। यूजीसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति और बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई की। रूप किशोर शास्त्री के बर्खास्त होने से उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया। रूप किशोर शास्त्री पर वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक अनियमितताएं करने के आरोप लगाए गए थे, जिससे बागपत के सांसद और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतपाल सिंह ने रूप किशोर शास्त्री को कुछ महीने पहले निलंबित कर दिया था। श्रद्धानंद जी का लगाया हुआ गुरुकुल का पौधा आज वटवृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो पौधा लगाया था उसकी रीढ़ थी गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय। उस विद्यालय को विश्वविद्यालय ने एक तरफ डाल दिया और इसी पर लेकर जाए सारी संपत्तियों का विवाद है, क्योंकि संपत्ति गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की है, विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करता है, यही विवाद है। ये कौन लोग हैं जो संपत्ति पर नजर? सब सभाओं के लोग हैं, सब स्पॉन्सरिंग बॉडी जो अपने आप को कहते हैं वो है। है कि सभाओं का कहीं ना कहीं एक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई देता है, जबकि कुलाधिपति जी निस्वार्थ भाव से विश्वविद्यालय हित में, कर्मचारी हित में, हरिद्वार की समाज के हित में कार्य कर रहे थे। लेकिन इसमें सभाओं का वर्चस्व कहीं समाप्त होता उन्हें दिखाई दे रहा था। इसीलिए सभाएं ये चाहती हैं कि यह भारत सरकार के अधीन न जाए। इसे वो एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में देखती आ रही है, या भविष्य में वो इसी तरीके से इसका उपयोग और इसकी जमीनों को खुर्द-बुर्द करना चाह रही थी। इसीलिए उन्हें जो है कुलाधिपति जी के डिसीजंस, कुछ जो निर्णय है विश्वविद्यालय में, वो स्वीकार्य नहीं थे। हमारी जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है उनके प्रधानों का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने कुलाधिपति जी को हटा दिया है और उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी को हटाया है वो नहीं हटाना चाहिए था, जबकि ये आदेश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशन में हुआ। हम सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्योंकि हमें ग्रांट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलती है, तो हम सब उन्हीं के रूल्स को फॉलो करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। थराली के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने शिरकत की और फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 41 फरियादियों ने समस्या सुनाई, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी सुमन राणा, उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र
जुआठा समेत तहसीलदार थराली प्रदीप नेगी भी मौजूद रहे। इस तहसील दिवस में 41 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 20 का निस्तारण मौके पे किया गया है। कुछ सुझाव भी हमें प्राप्त हुए हैं जिनको हमने संज्ञान में लिया है। अगर हम बात करें शिकायतों की तो सबसे ज़्यादा शिकायतें जो आई हैं वो पीएमजेएसवाई एनपीसीसी से जुड़ी हुई हैं, दूसरे नंबर पे पीडब्ल्यूडी है और तीसरे नंबर पे यूएलबी की शिकायतें हमें ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुई हैं। कुछ जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें जो बंदर सुअर की समस्या है उसको लेकर के अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सिलट में स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में सिलट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। इस दौरान अमेता ग्रामीण विकास संगठन के शिष्टमंडल ने सिलट विधायक महेश जीना को सिराऊ से पाताल लिंक मार्ग, देवता नदी पर पुल और अमेता गांव स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सिलट विधायक महेश जीना ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सिराऊ से पाताल लिंक मार्ग बनाने के कार्य को जल्द किए जाने का आश्वासन भी लोगों को दिया। विधायक श्री महेश जीना जी को सिराऊ से पाताल रोड को लिंक करने के लिए विज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ में डिस्पेंसरी को अपग्रेड करने के लिए जनमिलन केंद्र बनाने और देवता नदी पर पुल के लिए विज्ञापन दिया सौंपा। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक विशालकाय कोबरा सांख्यिकी विभाग में जा घुसा। कोबरा को देख कर्मचारियों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जब तक कोबरा परिसर में रहा तब तक उनकी सांसें भी अटकी रही। परिसर में मौजूद लोगों के बीच कोबरा को देखने की उत्सुकता के साथ डर भी बना रहा। कोबरा करीब 10 मिनट तक परिसर में रहा, तब तक लोग उसका वीडियो बनाते रहे। काफी देर बाद कोबरा परिसर से बाहर निकल गया। गनीमत रही कि शीतकालीन अवकाश को लेकर परिसर में छात्र नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अल्मोड़ा में लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांस्कृतिक दलों ने शिरकत की, साथ ही संस्कार के 3 सूत्रीय मांग मांगी गई। वहीं सरकार से संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक दलों के लंबे समय लंबित बिलों के भुगतान, सरकार महंगाई के दौर में लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही कोरोना काल से सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय से सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण करें। लोक कलाकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड को लोक संस्कृति से जाना जाता है, लेकिन सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। सरकार लोक कलाकारों की मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो प्रदेश भर लोक कलाकार संघ आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। सबसे पहली बात तो है, उत्तराखंड को लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो हमारी सबसे पहली मांग है जो संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक लोक दलों के जो लंबित बिल हैं उन बिलों का यथाशीघ्र भुगतान हो। दूसरी मांग हमारी है कि भाई जो लोक कलाकार, उन कलाकारों का मानदेय इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है, सूचना विभाग जो दल रह चुके हैं, कोरोना काल से वंचित थे, उन दलों को सरकार उनको समायोजित करे, संबद्ध करे उनको सूचना विभाग से, और अगर हमारी मांग को नहीं माना जाए तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। और फिलहाल हमारा उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।